हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 13 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक्स आ गई हैं अप्रैल महीने की, दोनों लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। इसके अलावा एमजेटी ऐप पर इस वीडियो की क्विज और PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एक खास इन्फॉर्मेशन। ग्रामीण परिवेश और सामान्य हिंदी, इन दोनों बैच के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं लिया है और लेना चाहते हो, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो इस बैच को परचेज कर डालो, क्योंकि आगे प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर आपको कॉम्बो पैक लेना है, यानी कि फुल पैक लेना है एमजेटी ऐप से यूपी लेखपाल का, तो आप इसे ले सकते हो। अभी इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी आपको 374 पे करना है, 749 नहीं पे करना है। यहाँ के लिए आपको कूपन कोड है लेखपाल 50, लेखपाल 50। ये कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये भी लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप इसे ले सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ इसे। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है दोस्तों। पोखरण में, राजस्थान में भारत ने 1998 में किया था दूसरा परमाणु परीक्षण मिशन शक्ति के तहत। इसी दिन को इसी वजह से मनाया जाता है भारतीय या कहें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हाल ही में अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च किया हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद अभी इसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यूं सुक योल, इनका नाम आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 बिलियन US डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। और वहीं भारत के 4 पत्रकारों को दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। क्लियर। अगला, जान ली का च्यू, इनको दोस्तों हांगकांग में मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हांगकांग कहाँ पर है, कल मैंने आपको वर्ल्ड मैप में अच्छे से दिखाया हुआ था, ठीक है। असम में दोस्तों, असम की पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान से, प्रेसिडेंशियल फ्लैग से सम्मानित किया गया है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इसके अलावा जर्मनी में ISSF का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जूनियर विश्व कप शुरू हो गया है। भारत के 51 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं। अलकेश कुमार शर्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। और कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। तो ये तो टॉप 10 क्वेश्चंस थे कल के दिन के, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन जरूर करते रहो। चलिए तो बात करेंगे अब कुछ लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने आपसे पूछ रखे थे, जिनका जवाब आपको डिटेल में देना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पारंपरिक शुभंकर है दोस्तों जया और विजय, ठीक है ना। क्या है, जया और विजय। तो जिसमें जया जो रिप्रेजेंट करता है काला हिरण को, और विजय जो है ये टाइगर को रिप्रेजेंट करता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। देखिए, जो जो डिटेल में आंसर करेंगे उनको हर्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब से तो डिटेल में कोशिश जरूर किया करो आंसर करने की। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल नर्स डे दोस्तों ये मनाया जाता है 12 मई को प्रत्येक वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मई मंथ के महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है ये इंटरनेशनल नर्स डे। अब देखिए ये क्यों मनाया जाता है इसी दिन, क्योंकि इस दिन दोस्तों जयंती होती है लेडी विद द लैम्प की। लेडी विद द लैम्प कौन जानी जाती थी कि कौन थी वो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी माना जाता है, इनको दोस्तों इनकी जयंती पर 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये ब्रिटिश समाज सुधारक और सांख्यिकीविद भी थी, आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, नोट्स ऑन नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें इन्होंने आधुनिक नर्सिंग के तरीके वगैरह भी बताए हुए हैं। आगे चल करके 1869 में इन्हें महारानी विक्टोरिया ने रॉयल रेड क्रॉस से सम्मानित किया। 90 वर्ष की उम्र में 1910 में इनका निधन हुआ था। ये क्या करती थी कि युद्ध में, उस टाइम पर जब युद्ध वगैरह कभी चला करते थे, क्रीमिया युद्ध में खास करके ये चर्चे में आई थी, तो वहाँ पर जब सैनिक घायल हो जाया करते थे तो रात में ये लैंप लेकर के जाया करती थी। अपने साथ 30 और महिलाओं को इस समूह में, अपने ग्रुप में ये ज्वाइन की थी, और रात में लैंप के साथ जाया करती थी लेकर के, और
उन घायल सैनिकों की मदद किया करती थी। ठीक है, तो इस वजह से LED विद द लैम्प के नाम से ये पॉपुलर हुई और आगे चल करके इनका संगठन धीरे धीरे बड़ा होता गया। फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पर थीम की। तो थीम है इस बार की नर्सेज ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अब मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दोस्तों ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के 3। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो पहला एशियाई देश बन गया है दोस्तों दक्षिण कोरिया, नाटो के साइबर सिक्योरिटी ग्रुप में शामिल होने वाला। आपको पता होगा अभी नाटो ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी लॉक्ड शील्ड नामक एक साइबर सिक्योरिटी अभ्यास की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास होने वाला था। तो वो एस्टोनिया में होगा। तो उस एस्टोनिया में ये जो साइबर सिक्योरिटी अभ्यास हो रहा है, इसमें दक्षिण कोरिया को भी शामिल कर लिया गया है और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। दक्षिण कोरिया की जो राष्ट्रीय खुफिया सेवा है, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है ना, जैसे भारत में खुफिया सर्विसेज हैं, NIA है, रॉ है, IB है, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर है NIS। ठीक है, दक्षिण कोरिया की। तो ये जो है ये नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक योजनाकर्ता के रूप में शामिल हुई है। अब इसमें टोटल सदस्यों की संख्या हो गए हैं 32। अब इस 32 में ऐसा मत समझिएगा कि 30 तो नाटो के देश होंगे, नहीं, इसमें नाटो के केवल 27 मेंबर ही हैं और 5 जो हैं ये गैर नाटो सदस्य हैं जो इसमें शामिल हैं। इनमें से एक दक्षिण कोरिया भी है। तो याद रखिएगा एस्टोनिया में हो रहा है लॉक्ड शील्ड 2022 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा के लिए अभ्यास है। अच्छा, दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट अभी बनाए गए, कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, यून सुक योल। नाटो के बारे में अगर बात करें तो 1949 में स्थापित हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जेंस स्टोलनबर्ग। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इसके अलावा नाटो की वजह से ही रसिया यूक्रेन युद्ध छिड़ा। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 सदस्य देश हैं इसके। यहाँ पर आप देख पाओगे साउथ कोरिया है कहाँ पर, तो मैंने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बारे में बताया था कल। ठीक है, 38 पैरेलल इसको ये लाइन अलग करती है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। साउथ कोरिया साउथ में है, नॉर्थ कोरिया नॉर्थ में है। इसकी राजधानी होती है सियोल। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और कोरियन पीपल वोन यहाँ की करेंसी है। अगला, सैमसंग यही की कंपनी है, याद रखना। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति ने सेना के जवानों को कितने शौर्य चक्र प्रदान किए? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सेना के जवानों को 13 सेना के जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए हुए हैं, यानी 13 शौर्य चक्र इन्होंने वितरित किए हैं। दोस्तों 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या होती है, यानी कि कहें 25 जनवरी की जो इवनिंग होती है ना, उसी दिन घोषणा होती है वीरता पुरस्कारों की भी, पद्म पुरस्कारों के भी, राष्ट्रीय पुरस्कारों। ठीक है ना, तो उसी टाइम पर यह घोषणा हुई थी, लेकिन दिया अब जा रहा है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मातृभूमि की रक्षा करने वाले 13 जांबाज सूरवीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जिनमें से 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। दोस्तों शौर्य चक्र जो होता है ये शांति के क्षेत्र का दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, वीरता पुरस्कार भारत में 6 होते हैं, वीरता पुरस्कार दिख रहा होगा। चलो, तो इसमें 6 टाइप से होते हैं पुरस्कार। 3 तो दिया जाता है शांति के क्षेत्र में और 3 दिया जाता है वीरता के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो जो शांति के क्षेत्र में होता है, शांति, और एक लिख देते हैं युद्ध। तो जो शांति के क्षेत्र में होता है इसमें सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र। क्या होता है? अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद जो होता है दूसरा, वो होता है कीर्ति चक्र। क्या होता है? कीर्ति चक्र, ये शांति के क्षेत्र का है। और तीसरा होता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। फिर इसके बाद होता है महावीर चक्र, महावीर चक्र। और तीसरा सबसे बड़ा होता है वीर चक्र। ठीक है ना, समझ में आ गया? देखो, शांति के क्षेत्र का 3 बड़ा ये हुआ, युद्ध के क्षेत्र का 3 बड़ा ये हुआ। टोटल वीरता पुरस्कार कितने हुए? 6 हुए। अब देखो, अब कभी कभी अशोक चक्र को शांति के क्षेत्र का परमवीर चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो,
ये युद्ध के क्षेत्र का जो 3 सबसे बड़ा होगा ना, ये सीरियल में देखो, इसकी सीरियल कैसे चलती है इसको भी समझ लो। सबसे बड़ा हमेशा माना जाएगा परमवीर चक्र, इसके बाद माना जाएगा अशोक चक्र, इसके बाद माना जाएगा महावीर चक्र, इसके बाद माना जाएगा कीर्ति चक्र, फिर माना जाएगा वीर चक्र, फिर माना जाएगा शौर्य चक्र। ठीक है ना, तो इस टाइप से इसका सीरियल चलता है। तो परमवीर चक्र सबसे बड़ा माना जाता है, अशोक चक्र फिर माना जाता है, लेकिन अशोक चक्र जो है ये शांति के क्षेत्र का होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहोगे कि कभी एक डिटेल में छोटी वीडियो बना करके दे दूंगा अलग से, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 14 परम विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए, साथ ही में PVSM, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक दिए गए और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। जो भारत के नए अभी थल सेना अध्यक्ष बन के आए हुए हैं, 29वें थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, इनको अभी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, यानी PVSM से सम्मानित किया गया। ओके, अगला है, हाल ही में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया? तो अभी हाल ही में इंडिया को दोस्तों चुना गया है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष। इंडिया का इलेक्शन कमीशन अब ये अध्यक्ष होगा फिलीपींस के मनीला में स्थित इस बोर्ड का। अभी इसकी बैठक हुई 2022-24, ठीक है, महासभा की इसकी बैठक हुई, तो इसमें सर्वसम्मत से इंडिया को चुना गया है इसका अध्यक्ष। तो भारतीय चुनाव आयोग जो होगा अब मनीला के AAEA यानी एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष होगा। इस बोर्ड में रसिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस भी शामिल हो चुके हैं। अच्छा, एक लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं राजीव कुमार जी। आज वीडियो में नहीं इसे ऐड कर पाया दोस्तों, क्योंकि वीडियो कंटेंट तैयार हो चुका था। कल की वीडियो में इसको हम लोग ले लेंगे, क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। लेकिन अब से याद रखिएगा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? राजीव कुमार, ठीक है ना, सुशील चंद्रा जी की जगह पर आएंगे। अगला है, हाल ही में किसने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया? तो अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक बेसिकली लॉन्च की गई है PM मोदी जी के सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में 20 साल लगातार पूरा करने के रूप में। इन्होंने 20 सालों तक सरकार के मुखिया के रूप में काम किया है। पहले मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो पहले राज्य के मुखिया थे, अब देश के मुखिया हैं। तो यहाँ पर M वेंकैया नायडू जी ने इस पुस्तक को लॉन्च किया हुआ है। इस पुस्तक को ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। अच्छा, PM नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक पूछा जाए तो आप बताएंगे एग्जाम वॉरियर्स। अगला, हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की? तो कलम नामक वेबसाइट लॉन्च की है ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जो हैं ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ये कलम वेबसाइट लॉन्च की है। कलम वेबसाइट बेसिकली दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है साहित्य को समर्थन देने के लिए। जो साहित्य के जो कवि होते हैं, जो युवा लेखक हैं या फिर जो पुराने लेखक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिससे वो अपनी बातों को, अपनी कविताओं को, अपने साहित्य को प्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए ये वेबसाइट लॉन्च करी गई है। प्रभा खेतान फाउंडेशन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। कलम वेबसाइट एक साहित्यिक पहल है। ये क्लियर है, समझ में आ गया। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। बायोगैस से ये बनाएगा, अब चलेगा और चार्जिंग स्टेशन ऑपरेट होगा और EV चार्जिंग स्टेशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही चार्ज किया जाता है, ठीक है, बाकी तो गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से चलती हैं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में महाराष्ट्र के जो पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य उद्धव ठाकरे के बेटे, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देश का ये पहला होगा बायोगैस बेस्ड EV चार्जिंग स्टेशन। इससे दोस्तों आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित किए गए जो खाद्य अपशिष्ट होंगे उनसे 220 यूनिट तक बिजली उत्पन्न की जाएगी और उनको EV चार्जिंग स्टेशन के रूप में काम में लिया जाएगा, ठीक है। अभी EV चार्जिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, इनको भी देख लो। जैसे भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन पूछा जाए तो आप गुड़गांव बताएंगे। दुनिया का पूछा जाए तो आप बताएंगे संघाई चाइना में, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित EV चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। EV का मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे पूछा जाए तो आप दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बताएंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन सेवा शुरू की? तो अभी हाल ही में दोस्तों 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन सेवा शुरू की है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक की ये अनोखी सर्विस है, अनोखी सेवा है दोस्तों जो शुरू की गई है कार लोन के लिए।
अब कार लोन अभी इस टाइम पर देखो, उस दिन मैंने आपको समझाया था ना रेपो रेट वगैरह, रेपो रेट बढ़ गया है और रेपो रेट बढ़ने से क्या होगा, कार लोन बढ़ेगा, कार लोन, होम लोन, ठीक है, जितने भी टाइप के लोन होते हैं ना वो सब बढ़ जाएंगे, पर्सनल लोन। तो अब कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने ये पहल शुरू की है। 30 मिनट में ही लोन दे देंगे आपको, कहीं आपका 30 मिनट में मूड ना बदल जाए। अगर आप कार लोन लेना चाहते हो तो महज 30 मिनट में ही पूरी तरीके से डिजिटल रूप से ही आपको लपेट लिया जाएगा, मूड बदलने ना पाए। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, इसके द्वारा एक्सप्रेस कार लोन सुविधा ये शुरू की गई है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे तो 1994 में यह स्थापित हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ने विलय की घोषणा कर दी थी, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गई हैं। एचडीएफसी लिमिटेड 1977 में स्थापित हुई थी, जबकि 1994 में एचडीएफसी बैंक उसी की फर्म थी, ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों एक क्लैरिफाई लाइफ डिजिटल जागरूकता कैंपेन अभी शुरू किया था। अभी स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम भी इसी ने शुरू किया था, इसी बैंक ने। तो ये सभी कुछ चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। आगे, हाल ही में किसे रेलटेल कॉरपोरेशन के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो अभी हाल ही में अरुणा सिंह जी को रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार, एक्स्ट्रा चार्ज इनको सौंपा गया है। यहाँ पर आपको दिख रही हैं दोस्तों अरुणा सिंह जी अब ये रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी। अभी तक रेलवे बोर्ड में ये अतिरिक्त सदस्य के रूप में काम कर रही थी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। ये रेलवे सेवा सिग्नल इंजीनियर्स के 1985 बैच की ऑफिसर है। तो अब ये सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगी। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू किया? चारा बिजाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, हरियाणा राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। चारा बिजाई योजना के तहत क्या होगा दोस्तों कि जो चारा बोने वाले जो किसान होंगे, ठीक है, तो ऐसे किसानों को जो अपनी गौशाला के आसपास में 10 एकड़ तक चारे की खेती करते हैं और आपसी सहमत से उन्हें उपलब्ध कराते हैं सरकार को, तो राज्य सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। और ये चीज़ें, ये वित्तीय सहायता चारा बिजाई योजना के तहत होगी और इसको लॉन्च किया है जेपी दयाल ने, जो कि हरियाणा के करंट टाइम पर कृषि मंत्री हैं। हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में आप जान पाएंगे। यहाँ पर मैप में आप देखेंगे ये है हरियाणा, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य हरियाणा। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के सीएम हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। रविशंकर झा यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस हैं। क्लियर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क का भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को ये पुरस्कार तो दिया गया, स्टेज पर वो थी भी, लेकिन उन्होंने पुरस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी जगह पर यहाँ पर अपनी उन्होंने एक मंत्री को भेज दिया पुरस्कार को रिसीव करने के लिए। तो इमेजेस में अगर इनकी तस्वीर देखें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इनका नाम ममता बनर्जी नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली में ममता बनर्जी को ये अवार्ड मिला है। उनकी एक पुस्तक आई थी कविता बिटान, तो कविता बिटान जो पुस्तक आई थी उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, बंगला अकादमी पुरस्कार। तो इन्होंने 2020 में इसे लॉन्च किया था कोलकाता पुस्तक मेले में। कविता बिटान ये 946 कविताओं का संग्रह था। ममता बनर्जी जी टीएमसी सुप्रीमो हैं। टीएमसी बोले तो इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तो उसकी अध्यक्ष भी हैं। तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है, बंगला अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इन 2 क्वेश्चंस का आप जवाब भी देते जाइए। आईएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? अगला, लाडली लक्ष्मी योजना का पहला चरण कब लागू किया गया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 इसका बैच आया हुआ है दोस्तों, इसको अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, समय बहुत कम बचा है। ऐसे में अगर आप चाहते हो संपूर्ण कवरेज तो आप इस बैच के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है और सभी के सभी संतुष्ट भी हैं इस बैच से। आप लोग भी इसे ज्वाइन करो, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है अब, ठीक है।
चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में दोस्तों। अगर कोई क्वेरी हो आपका तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।